मिलिट्री अलायंस नेटो की तरह इनके पास सऊदी की क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड ऑयल पावर है। इनके पास टर्की का ड्रोन बायराकतर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, और इनके पास पाकिस्तान का एटम बम भी है और एक बड़ी प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब ये तुर्की को भी साथ लेने चला गया है। तुर्की, याद करिएगा, ये वो देश है जिसने अपने ड्रोन्स, बायरख्तार ड्रोन्स पाकिस्तान को देने का पहले से ही वचन लिया हुआ है। तुर्की लगातार सैन्य तकनीक में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का कट्टर समर्थक रहा है। अब वो इसके साथ डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है। डिफेंस पैक्ट का मतलब हुआ कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो तुर्की पर हमला माना जाएगा, तुर्की पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यानी कि एक प्रकार का नाटो टाइप अलायंस बनता चला जा रहा है। यानी कि ऐसा गठबंधन बनता चला जा रहा है जिसकी कल्पना मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक नाटो के रूप में करते हैं। उसमें से 3 प्रमुख देश अगर इस तरह की घटना में इनलीन होंगे तो उसके मायने बहुत गंभीर होंगे। इन तीनों का मिलना भारत और पाकिस्तान, भारत और इजराइल को बहुत पहले से पता था। इसीलिए अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की, तुर्की कहते हैं आजकल, ऑफिशियल तौर पर आज उन्होंने मैक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। फिर से सुन लीजिए नाम, मैक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, MJDA इसको कहा जा रहा है, MJDA। लेकिन पॉपुलर टर्मिनोलॉजी जो इसके बारे में कही जा रही है वो इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक हिस्टोरिक मिलिट्री गठबंधन या अलायंस इसको कहा जाए, और इसका एक प्रोविजन जो बहुत सारे देशों को नेटो की तरह चुभ सकता है कि किसी भी एक कंट्री पर हमला, मिलिट्री हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये वही रूल है जो नाटो का आर्टिकल 5 है, यानी कि कलेक्टिव डिफेंस। एक मुल्क के ऊपर हमला तीनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। यहां से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो हमला अब सऊदी अरब के ऊपर और साथ में टर्की के ऊपर भी माना जाएगा। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो निकल कर आई है ना, मुझे लगता है कि ये साउथ एशिया के लिए एक एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल सिचुएशन है, ये मैं मानकर चल रहा हूं, और इसका एक डीपर एनालिसिस जरूरी है इस समय। दरअसल इस नए जियोपॉलिटिकल सीन में इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो कश्मीर पॉलिसी है, इंडियन ओशन में जो इनका इंपैक्ट है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिप्लोमेसी है, उसके ऊपर बहुत सीरियस, एक्सट्रीमली सीवियर इंपैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटीज अब पैदा हो गई हैं। यह नया मिलिट्री अलायंस नेटो की तरह इनके पास सऊदी की क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड ऑयल पावर है। इनके पास टर्की का ड्रोन बायराकतर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, और इनके पास पाकिस्तान का एटम बम भी है और एक बड़ी प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस्लामिक नेटो क्या कहता है, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 7 अगस्त 2026 आज सऊदी अरब के मैक्का शहर के अंदर एक हाई लेवल इमरजेंसी अलायंस मीटिंग होती है। इसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान साहब और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ में आर्मी जनरल असीम मुनीर, इन सब ने इस मिलिट्री अलायंस को आज अंतिम रूप देकर इसके ऊपर साइन किए हैं। आज ये अलायंस, ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो निकल कर आया है इस दुनिया में। मुझे लगता है कि टर्की एक बड़ी मिलिट्री पावर है इस टाइम, कोई शक नहीं। उनकी एरोस्पेस पावर हो या एम्यूनिशन पावर हो, ड्रोन मेकिंग पावर हो, बड़ी पावर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सऊदी के पास क्या है, इनके पास ताकत क्या है अल्टीमेटली,
ये जो अभी ट्राई अलायंस जो हुआ है, जिसको इस्लामिक अलायंस कहा जा रहा है, इनकी ताकत क्या है अल्टीमेटली? सऊदी की ताकत को सब लोग जानते हैं। सऊदी कोई मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन सऊदी के पास पेट्रो डॉलर्स हैं। सऊदी एक ऐसा मुल्क है जो रेड सी एक साइड में है और फारस की खाड़ी एक साइड में है, और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसको हमेशा नंबर 1 की जगह मिलती है कि हां, सऊदी इज अनडिक्लेयर्ड किंग ऑफ एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है या नहीं वो अलग बात है। टर्की के पास क्या है? टर्की के पास नेटो स्टैंडर्ड का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, बायर कतार TB2 के ड्रोन्स हैं, 5th जनरेशन का कान फाइटर जेट है जिसमें GE का इंजन लगा हुआ है, और काफी कुछ और भी है, गोला बारूद भी है। वैसे टर्की की गोला बारूद की फैक्ट्रियां कुछ साल पहले तक इजराइल को भी गोला बारूद सप्लाई करती थी, मैं आपको बता दूं। तो टर्की इतना दूध का धुला नहीं है, धंधा पानी वहां से चलता था उसका। इंडिया से थोड़ी सी टर्की का थोड़ा सा लगाव थोड़ा कम है, पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन ओपन तौर पे टर्की इंडिया के खिलाफ जाता नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान उसका साथी जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिजनेस बहुत कम है। इंडिया उसका साथी नहीं, लेकिन इंडिया के साथ बिजनेस बहुत है टर्की का, और टूरिस्ट बिजनेस बहुत है। तो दुनिया में 2-3 चीजें जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। सऊदी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इंडिया के 30 लाख लोग सऊदी में काम करते हैं। सऊदी को पता है कि इंडिया भी इमर्जिंग पावर है, तो सऊदी का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, जो अरामको का भी है वो इंडिया में है। जैसे यूएई के बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, वैसे सऊदी के भी इंडिया में बड़े इन्वेस्टमेंट है, तो बड़े इंटरेस्ट है। तो इंडिया से आप आइसोलेट नहीं होगे। कई बार क्या हो जाता है ना कि ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट है ना, ये कागजों पे सिमट जाते हैं और रियलिटी में सामने नहीं आते। जैसे अभी हुती ने अटैक किया हुआ है सऊदी के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान का जो उसका एग्रीमेंट था, तो क्या पाकिस्तान हुती पे अटैक कर रहे हैं? नहीं। सऊदी और ईरान के बीच में वॉर चल रही है, तो क्या पाकिस्तान सऊदी की ओर से ईरान के खिलाफ वॉर कर रहा है? नहीं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। और सपोज करो कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, तो क्या टर्की और सऊदी उनकी ओर से लड़ने के लिए आ जाएंगे? नहीं, नहीं आएंगे साहब, नहीं आएंगे। लिख के रख लीजिए आप, क्योंकि पेपर के ऊपर अलायंस बनाना एक बात है। अभी हमने नेटो का हाल देखा ना, ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की वॉर थी, नेटो का बाकी कोई कंट्री साथ में नहीं आया उनके, बोलते नहीं हमें तुम्हारा इक्वेशन नहीं लगता, हम क्यों आएंगे साथ में। अब यहां से इंडिया पे क्या इंपैक्ट आता है? म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट तो हो गया, तो इंडिया की सॉवरेनिटी और जो सिक्योरिटी प्रायोरिटाइजेशन है उसके लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं। कश्मीर मुद्दे के ऊपर पहले से ही इंडिया प्रेशर में रहता है, लेकिन उस प्रेशर का ना तो हम पे असर होता है ना किसी और पे असर होता है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन करता रहा है, उसको एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करता है। टर्की भी पहले कश्मीर को लेकर काफी बयान देता है, बीच में थोड़ा कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर टर्की और सऊदी का ओपन सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं कि वो आपकी मिलिट्री मदद कर दे। अब अगर भारत फ्यूचर में पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो पाकिस्तान इस मक्का पैक्ट, इसको मक्का पैक्ट कहोगे, मक्का अलायंस कहोगे, जो भी कहना चाहो आप, या इस्लामिक नेटो कहोगे, उसकी आड़ लेकर टर्की को बोल सकता है, सऊदी को बोल सकता है कि भाई आप इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करो। तब सिचुएशन बड़ी जटिल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो क्या टर्की उस टाइम इंडिया के खिलाफ डायरेक्ट वॉर करना चाहेगा? मुझे नहीं लगता। हाँ, वो हथियार तो वैसे भी देता रहता है, सबको पता है। तो बाहर कतार जो उसके जो ड्रोन्स हैं वो तो ऑलरेडी उसके पास है, यूएई भी उसके पास है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और हथियार बेचना कोई गुनाह नहीं है, इंडिया भी बेचता है, वो भी बेचता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन हो सकते हैं इनके। तो इन हालातों के अंदर चीजें जो कही जा रही है कि बाकी कंट्री उस वॉर में शामिल हो जाएंगे, सऊदी भी उस वॉर में शामिल हो जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान होता है, तो नहीं होगा साहब। मैंने कहा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, पेपर में सब चीजें अच्छी लगती हैं, अदरवाइज नहीं। सऊदी के जरिए पाकिस्तान की आर्मी का क्या कहते हैं कि एक मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। उनके पास अभी पैसे की कमी है, हालांकि अब उनके पास हंगोर सबमरीन्स भी आई हैं, J-35, उनके पास स्टेल्थ प्लेन भी चाइना से आने जा रहे हैं, कई और चीजें भी आ रही हैं उनके पास, 155 गन्स भी आई हैं चाइना से अभी रिसेंटली, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास जो पैसा होना चाहिए। तो हो सकता है कि सऊदी उसको वो अम्ब्रेला देगा जिस अम्ब्रेला से उसकी पैसे की तंगी थोड़ी सी दूर हो जाए, उसको एक लाइफ लाइन मिल जाए। लेकिन वो भी लिमिटेड ही रहता है ना, अल्टीमेटली फाइनेंशियल डील्स ही होते हैं, वो आपस के प्यार मोहब्बत पे नहीं चलती हैं। जैसे यूएई में और बड़ी प्यार मोहब्बत थी पहले पाकिस्तान में,
और एक दिन ऐसा आया कि यूएई ने सारे पैसे वापस मांग लिए, मेरे सारे पैसे दे दे तुम, तुरंत दे, $3-4 बिलियन थे, वापस करने पड़ेंगे। सऊदी ने उधार दिया था तब वापस कर पाया। इसके साथ ही गवादर और कराची को सऊदी के जो पोर्ट्स हैं जेडा और दमाम उससे जोड़ने की इसमें प्लान है। और साथ में जो लाल सागर है, रेड सी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, इस पर तो खैर अब ईरान का कंट्रोल हो चुका है। और ईरान कहने को पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन ईरान के खिलाफ पाकिस्तान कभी जाएगा मुझे नहीं लगता। अगर कभी दोनों के बीच में वॉर भी हो जाए ना, मैं आपको बताऊं, इन दोनों के बीच में अगर वॉर हो जाए कभी, कि पाकिस्तान ईरान के बीच में, या सपोज करो कि सऊदी और ईरान के बीच में वॉर हो जाए, तो पाकिस्तान कभी भी सऊदी की ओर से वॉर करने नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊं, लिख के रख लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ये इतनी आसान नहीं है। अब भारत की इसमें जो डीहाइफिनेशन जो हो रहा है इसमें, उसको लेकर देखा जाए तो इंडिया के तो यूएई के साथ बड़े मजबूत संबंध है, सऊदी के साथ भी संबंध है। हालांकि सऊदी बीच में अभी काफी डाउट में रहा है, क्योंकि इंडिया यूएई की साइड में झुकता नजर आ रहा है, लेकिन दोनों देशों में 30-30 लाख इंडियन काम कर रहे हैं भाई। ये नया समझौता जो है, दरअसल देखा जाए तो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, उसके लिए एक सामने बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज निकल कर आया है। इसका मतलब कि सऊदी ने ये कदम, देखा जाए तो ईरान सपोर्टेड हूती, ये जो हमले हैं उसको एक्चुअली डील करने के लिए उसके काम आ सकता है। अगर इस्लामिक नेटो की शक्तियां और भारत के लिए जो चुनौती, उसको देखो कि आर्टिकल 5 में लिखा जाता है कि एक पर हमला सब पर हमला, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक या एक लिमिटेड मिलिट्री कार्रवाई की जो कैपेबिलिटी है, उस पर एक अंकुश लगाने की, एक रुकावट लगाने की तैयारी है। जहां टर्की भी कह सकता है, टर्की का तो इंडिया कहना नहीं मानता, लेकिन सऊदी कहेगा ये तुम क्या कर रहे हो, स्टॉप इट नाउ, डोंट डू इट। तो सऊदी का इन्फ्लुएंस है इंडिया पे, ऐसी बात नहीं है। फिर टर्की के पास कान की टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, साथ में सऊदी के पेट्रो डॉलर्स हैं, तो पैसे की तो भाई उनके पास कमी नहीं है। तो भारत के लिए क्या है कि हालांकि भारत वन ऑफ द बिगेस्ट बायर ऑफ ऑयल है फ्रॉम सऊदी से, तो सऊदी इसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना यार, पैसे कैसे छोड़ दोगे आप। तो यहां पर इंडिया एक इमर्जिंग पावर होने के नाते इंडिया को सैक्रिफाइस कोई नहीं करेगा, ना टर्की करेगा, क्योंकि टर्की के पास बहुत बड़ी संख्या में इंडिया के टूरिस्ट जाते हैं, आज भी जा रहे हैं साहब। सऊदी इंडिया को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तेल बेचना, उसके सारा जो स्किल्ड वर्क फोर्स है इंडिया से जो आ रही है हाई लेवल की, वो इंडिया से मिल रही है उसको। पूरी दुनिया इंडिया की स्किल्ड वर्क फोर्स पे इस टाइम डिपेंड कर रही है, ऐसी बात नहीं है। इवन एआई के अंदर जो सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्क फोर्स है, उसमें 3 मेजर कंट्री है, इसमें अमेरिका, चाइना, उसमें तीसरा इंडिया है उसके अंदर। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नीचे हो सकता है इंडिया, इजराइल और यूएई का I2U2 और स्ट्रांग हो जाए। अब ये अगर ये स्ट्रांग होता है तो फिर पता लग रहा है कि एक अलग नाटो बन रहा है भाई यहां पर। फिर तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है। अब जैसे कि ईरान ने यूएई पे अटैक की, ओमान पे बहुत अटैक की, लेकिन फिर भी आपस में बातचीत करते रहते हैं रोज मिलकर। तो चीजें जमीन पर कुछ अलग होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सऊदी अरब इसमें एक ऐसे प्लेयर के रूप में आया है जिसे लेकर भारत को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। यानी कि नई दिल्ली को शायद रियाद के साथ फिर से चीजों को दोबारा से इक्वेशन में बिठाना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली हमें करना क्या है और आप क्या करना चाहते हो। सच बात तो यह है कि जो इस्लामिक नेटो है, ये दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल चेंजेस में से एक है, और इस अलायंस में कई और कंट्री अब शामिल होने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये शुरुआत है, सिर्फ 3 कंट्री की शुरुआत है। तो यहां पर एक एक्सट्रीमली सीवियर थ्रेट परसेप्शन हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो भारत को अब, और कई और देशों को भी हो सकता है, अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा और रीडिफाइन करके आगे बढ़ना पड़ेगा।